जी कंटिन्यू कीजिए। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही, कंटिन्यू कीजिए। जी कंटिन्यू कीजिए मुजम्मिल। सर काइंडली। ओके। अच्छा सर, आवाज आ रही है? तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बिजनेस केस लिखे हुए हैं कि हम लोग जो है तमाम इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपरली मैनेज करेंगे, रिस्क को लीक होने से बचाएंगे, और हम कॉस्ट को इफेक्टिव वे से वो करेंगे। हमारे पास जैसे हमारे पास रूल्स होते हैं कि हम लोग को जो प्रोसेसेस पहले पता होंगे, मॉड्यूल्स जो जिनकी हमें जो है अच्छे से हमारे पास नॉलेज होगी, वही हम लोग पहले इंप्लीमेंट करेंगे और बाकियों को बाद में देखेंगे। बाकी जो है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस और गोल ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो हम लोग जो है तमाम उसको बेटर से कम्युनिकेट कर सकें स्टाफ से और प्रोफेसर से, जो कि उसको रन करेंगे। जैसे आप एज अ टीचर आपको हम बताएंगे कि भाई किस तरीके से आपने असाइनमेंट अपलोड करना है, किस तरीके से आपने मार्क्स को देखना है, किस तरीके से अटेंडेंस अपलोड करनी है, ताकि आप जो है एलएमएस के ऊपर या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर तमाम चीजें जो है प्रॉपरली कर सकें और उसको इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है। जहाँ पर रिस्क और कॉन्स्टेंट और माइलस्टोन जो है ये मैसम आपको बताएंगे। मैसम, यू शुड कंटिन्यू। इसमें सर हमारे पास जो माइलस्टोन है वो इस तरह है, डिफाइन हमने करा हुआ है। सबसे पहले हमारी किक ऑफ मीटिंग होगी, हम उनसे रिव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनके जो भी जो उनका प्रोसेस है उसको समझेंगे कि उनकी नीड्स क्या है। उसके बाद हम जो हमारा विजन है, स्कोप है, उस पर हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी होगी सेकेंड वीक में। उसके बाद थर्ड वीक जो है हमारा SRS डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर हम इसका RMM प्लान बनाएंगे, फिर गैंट चार्ट बनाएंगे। उसके बाद इनके वहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन होगी, कौन सा मतलब PC ज़्यादा सूटेबल है इस सॉफ्टवेयर के लिए। और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, वो सब चीज़ें। उसके बाद टेस्टिंग होगी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, जिसमें आपके वो हर यूज़र जो होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, वो अपनी सारी एंट्रीज वगैरह करके सब चीज़ें चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है। उसके बाद हमारे पास ये आता है सपोर्ट। जब हमारे पास पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर हम उसको सपोर्ट वगैरह देंगे कि अगर उनके पास कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई इशू आ जाता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे रिस्क वगैरह डिफाइन करे में सिस्टम में अपने, कि हमारे पास ये जो भी हमारे पास इशूज वगैरह जो है वो बजट इशू है या स्कोप का है। अगर ट्रेनिंग वगैरह अगर आपने उसको सही ना दियो तो उनके पास इस तरीके से मसले आ सकते हैं कि अगर आप उनके एम्प्लॉयज वगैरह सही से ट्रेन नहीं होंगे तो कल को वो कोई गलत एंट्री कर देंगे। ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यूएमएल डायग्राम। डायग्राम कौन कौन सी कही थी तुमने? हसन। एक मिनट ऊपर करो जरा। यूएमएल यूज केस हेलो। तो अलग अलग डायग्राम होते क्या होता है? हैं, एक ही डायग्राम होते हैं दोनों? जी सर, क्या बोल रहे हैं? ये यूएमएल डायग्राम में तुम लोग ने यूज केस दिया हेलो हुआ है, दोनों एक ही डायग्राम होती हैं? सर, की आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि यूएमएल डायग्राम में तुमने यूज केस नहीं नहीं डायग्राम सर, दोनों अलग अलग डायग्राम है। यहाँ से सर को बोलो, आवाज सही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ कट रही है। चलो इलेबोरेट करो, डायग्राम इलेबोरेट करो। सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नीचे। अब आ सर रही है यहाँ पर तो? हमारे पास पहला जो यूजर है, जो एडमिन है, वो वहाँ पर जो है। जी जी सर, अब आ रही है। सर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मास्टर डेटा क्रिएट होंगे। मास्टर डेटा के अंदर हमारे पास स्टूडेंट मास्टर हो जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट मास्टर के अंदर वही उसकी क्लास आईडी है। अगर वो कोई रोल्स वगैरह ले रहा है तो हम उसके जो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, उसके बायोडेटा है, वो सारी चीजें। उसके बाद उसके क्लास मास्टर डेटा आ जाता है। क्लास मास्टर डेटा के अंदर वो कौन कौन सी क्लासेस के अंदर इनरोल्ड है। तीसरा सेक्शंस के अंदर आ जाता है कि इधर वो 3 to 6 वाली क्लासेस है, 6 to 9 वाली क्लास है, मास्टर्स वालों के साथ है। एग्जाम मास्टर डेटा आ जाता है, फिर कोर्स मास्टर डेटा और फिर फैकल्टी मास्टर डेटा। अगर एडमिन 2 की बात की जाए तो इसके अंदर जो है मेन जो है आपका जो है ये वो है एडमिन यूजर्स हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कि आपके फैकल्टी मास्टर डेटा, जो कि हेड जो वो करेंगे, जो टीचर्स वगैरह उन सबको अटेंडेंस की रिपोर्ट देखनी है, स्टूडेंट का मास्टर रिपोर्ट देखनी है, अटेंडेंस रिपोर्ट देखनी है, स्टूडेंट की मार्कशीट्स वगैरह देखनी है।
अच्छा, यहाँ पर फैकल्टी का क्या रोल है? फैकल्टी का रूल ये है कि वो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करेगा, मार्कशीट क्रिएट कर सकता है और अटेंडेंस रिपोर्ट को व्यू कर सकता है। अब बात की जाए अगर एज अ स्टूडेंट रोल से, तो स्टूडेंट रोल क्या देख, स्टूडेंट रोल अपनी मार्कशीट खुद देख सकता है, अपनी अटेंडेंस की रिपोर्ट देख सकता है कि मैं कितने दिन एब्सेंट हूँ, कितने दिन प्रेजेंट हूँ, और इस तरीके से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम और हाउ मच डेज अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम आ जाती है जो के एलिब्रेट करेगा हसन 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 नहीं है। चलो सर मैं बता देता हूँ। सर एडमिन सबसे पहले हेलो है कि एडमिन जो है, हेलो, यार मुजम्मिल, मेरा नेट ओके इशू ओके, कर नो रहा है बहुत। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हेलो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ से एडमिन जो होगा वो डेटा इंसर्ट करेगा, यानी लॉगिन करेगा, डेटाबेस वेरीफाई करेगी। जैसे एसक्यूएल के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है हमारे पास डेटाबेस आईडी और यूजर नेम डालते हैं, तो डेटाबेस अगर वेरीफाई होगा तो वो जो है इन कर देगा, अगर नहीं है तो वो बोलेगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और फिर दोबारा जो है ऊपर आ जाएगा कि आप जो है दोबारा से लॉगिन करें। लेकिन अगर लॉगिन हो जाता है तो वो जो है डेटाबेस सीधा मैसेज सेंड करेगी एडमिनिस्ट्रेटर को या उस यूजर को जिसने लॉगिन किया होगा। लॉगिन उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर वहां से वो मास्टर डेटा क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट का, फैकल्टी का, जो जो मैंने ऊपर का अच्छा सर इसके लिए बेसिकली हमारे पास ऊपर डायग्राम थी, अगर मैं बोले तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाऊं। सर ये कुछ डायग्राम है इसकी, कि सबसे पहले जो जहाँ से जो इन जो डेटाबेस से पहले जो है यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बोलेगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो डिटेल्स वगैरह जो भी होंगी वो सबमिट करेगा स्टूडेंट, जो कि एडमिन एडमिन डीबी के अंदर डालेगा। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स which are admin put after he login from to the database। और एंड उसके बाद फिर जब जब तमाम डल जाएंगी तो न्यू स्टूडेंट वैलिडेट हो जाएगा, तमाम उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी कि आपकी ये आईडी है, ये क्लास है। ये जिस तरीके से हमारे पास होता है कि हम लोग ऑनलाइन जो है कोर्सेज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हम लोग जब वहाँ पर रजिस्टर्ड कराते हैं तो फिर हमारे पास डेटाबेस जो है मैसेज करते हैं कि ये आपके पास ये आपके जो है कोर्सेज हैं और इनके ये जो है शेड्यूल्स होंगे। तो फिर जो है आप वहां से जो है अपनी फी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, फी बिल निकाल सकते हैं। वो आपको तमाम डेटाबेस का एक्सेस जो है वो डेटाबेस तक जाएगा, जो डिटेल्स होगी, और फिर रजिस्ट्रेशन के साथ उसकी फीस वगैरह जो है वो डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये हमारे पास पूरा था। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गए, तो यही है कि डिटेल देखें, मास्टर डेटा के अंदर वो सारी डिटेल्स डालेंगे, डेटा सेव हो जाएगा और फिर लॉग आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम, ये एक्टिविटी डायग्राम आ गई है फैकल्टी के लिए, कि फैकल्टी पहले लॉगिन करेगी। लॉगिन क्रेडेंशियल्स वही हैं कि अगर लॉगिन हो जाता है तो वो ठीक है, नहीं होता तो फिर वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बोलेगा इनवैलिड लॉगिन। यहाँ पे वो मार्कशीट लॉगिन कर सकता है, यानी फैकल्टी मिसाल के तौर पे टीचर्स, और मार्क्स की स्टूडेंट अटेंडेंस अपलोड कर सकते हैं, और फिर जो है अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, डेटा सेव कराने के बाद वो भी लॉग आउट कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं, स्टूडेंट जो कि अपनी रिपोर्ट चलो देख ठीक सकता है, है, अपनी आगे मार्कशीट देख बढ़ो। सकता है, और फिर वही लॉगिन और हाँ ठीक है, ये डायग्राम से आगे बढ़ो। अच्छा सर, ये हमारे पास डायग्राम से आगे बढ़ जाऊँ, ये जीयूआई हमारे पास आ गई, ये डैशबोर्ड्स आ गए, ये मास्टर डेटा आ गया। ये हमारे पास इस तरीके से मास्टर डेटा होगा फैकल्टी का, कि जिसके अंदर वो डेटा इंपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा मैसम, यू शुड कंटिन्यू फ्रॉम। अच्छा सर, ये हमारे पास फैकल्टी की रिपोर्ट है कि जिस तरह हमारे पास रिपोर्ट निकली होगी, इसको अगर आप जूम करते हैं हमारे पास डाटा वगैरह ये बताएगा कि हमारे पास कौन कौन सी फैकल्टी, उसके नेम है और उनके कॉन्टेक्ट वगैरह, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या स्टेटस है, एक्टिव है वो नॉन एक्टिव है, वो अभी काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पे या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ऐप है ये उसका GUI है, ये रिपोर्ट्स के लिए हमारा GUI है। और ये इस तरीके से ये सब डाटा आपके पास उठा के लाएगा रिपोर्ट के अंदर। ये स्टूडेंट की रिपोर्ट है हमारे पास कि ये एक्टिव है नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। ये लॉगिन फॉर्म है, ये हमारे पास सिनेरियोज बनाए हुए हैं, ठीक है। यार सबसे पहले तो हमारे पास लॉगिन का सिनेरियो के टेस्ट 1 है क्या? जी सर।
तुम लोगों को टेस्ट केसेस कब दिए थे? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? टेस्ट केसेस तो नहीं दिए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। सर ये हमारे पास बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी सर, हमारे पास जो है दिए थे ये आपने, तो टेस्ट केसेस तो तो आपने मैं मना किया था, उससे उसके डाल। टेबल ऑफ कंटेंट में आपके था ही नहीं टेस्ट केसेस। जी जी सर, आपने टेबल ऑफ कंटेंट में डाले थे, सर से डाले मैंने। अगर आपने नहीं, ये वही है सर जो हमें एसक्यू में आपने पढ़ाए थे, तो एसक्यू के ही टेस्ट मटेरियल है हमारे पास। केसेस डाले थे, डाले थे टेस्ट नहीं डाले केसेस, थे भाई, मैं नहीं आपको डाले। बता देता हूँ सर, ये डाले सिनेरियो थे क्या राहुल भाई, डाले थे। है। अच्छा सर। आप चेक कर लो अभी खोल। सर मैं ये नहीं डालें तो फिर सर हम इसको वो कर देते हैं कि बस ये इसके अंदर यही बताया कि अगर लॉग इन और लॉग आउट गलत गलत डालेगा, मतलब अगर हमारे पास एक यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालेगा, तो वो जो है लॉग इन वो जो है अनसक्सेसफुल कर देगा। और अगर जो है उसको जो है हमारे पास लॉग इन और पासवर्ड जो है सही डालेगा, तो वो लॉग इन हो जाएगा सक्सेसफुली। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा वाला ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो गलत डालेगा तो आपके पास बोलेगा कि रिफ्रेश पेज कर लो, ये आपके पास जो है ना गलत, आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स नहीं है। इस तरीके से स्टूडेंट मास्टर डेटा है, यहाँ पर अगर आप गलत डालोगे एज की जगह पर आपने मतलब जैसे जो हमारे पास वो वैल्यूज होती है, इंटीजर नंबर होती है, उसके अंदर अगर आपने जो है स्ट्रिंग वैल्यूज डाली, तो ये आपको वहाँ पर जो है प्रॉब्लम करेगा। और अगर जो है देखें यहाँ पर है इंसर्ट इनकरेक्टली, या अगर गलत मतलब जो है जो वैलिड फील्ड्स हैं, यानी अगर आप उनको ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो भी आपको डेटा सेव नहीं कराने देगा। ठीक है। जब बाकी हमारे पास ये टेस्ट हाँ, केसेस ही आ गए। टेस्ट केसेस के आगे ठीक जाओ, है सर। इस शीट पे जाओ। रिक शीट का है, जी रिच शीट पे जाऊं? रिक शीट और आरएमएम प्लान पे सर जाओ। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। जी जी सर, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सर ये आ गया। यहाँ मैसम गाइड करेगा। ये एक मिनट, मैसम गाइड अभी नहीं करेंगे। मुझे सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें रिस्क एक्सपोजर कहाँ है, इसमें कॉस्ट ऑफ रिस्क कहाँ है। ये रिस्क शीट में कट ऑफ सर वो तो लाइन, कट ऑफ लाइन है, ना कॉस्ट है, ना रिस्क एक्सपोजर है, कुछ भी नहीं है। नॉट सर एक्सेप्टेबल भाई। ये अभी जो हमने अपडेट। अच्छा सर, हम लोग इसको फिर आपको एक काम करते हैं, हम आपको कल दिखा देते हैं, या कल नहीं होगा, इवेल्युएशन हो चुकी है बस। आप मुझे टाइम के अंदर मतलब इसको अपडेट करके दिखा देता हूँ, कॉस्ट और जो कल रिस्क नहीं होगा, सब लोग। तुम लोगों की इवेल्युएशन हो गई है, अब अच्छा मुझे सर, वाइवा लेना है। आओ और सही, आरएमएम प्लान पे आओ। सही है सर। सर ये आरएमएम प्लान है। सर ये आरएमएम प्लान डिफाइन किया हुआ है। नीचे जाओ। सर इसके अंदर हम लोगों ने तो बताया हुआ है कि अगर हमारे। इलेबोरेट नहीं करो, बस मुझे दिखा दो। नीचे करो जरा, दो तीन रिस्क दिखाओ नीचे वाले। सर सही आपकी सर, मैं आवाज आपको दिखा देता हूँ। नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई। ठीक है। हाँ, ठीक है। मैसम अवेलेबल हो? मैसम। हसान अवेलेबल हो? सर 2 मिनट दीजिएगा, मैं कॉल। नहीं है। सर मैं जी मैं सर। मैसम को कॉल करता हूँ। अभी तो इवेंट में तो नहीं है। हसान, स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है? स्टैटिक टेस्टिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं?
सर स्टैटिक टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है। अच्छा, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई, और सर जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई, ये सब इसमें आती हैं। भाई तुम लोगों की रिपोर्ट में एक चीज और मिसिंग है, ना तो गैंट चार्ट तुम लोगों ने दिखाया, ना तो मुझे एक्टिविटी टेबल दिखाया, ना ही मुझे नेटवर्क डायग्राम दिखाई। तुम लोगों ने तो रिपोर्ट मतलब जमा अगर करवा दी ना? आज ही हम लोग ये सब कर, तुम लोगों ने रिपोर्ट ये जमा जो करवा हम दी ना आप 11 जो पे? बोल रहे हैं, जी 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 सर, सर करा करवा दी दी। करा दी। बस सही है। बाकी मैं रिपोर्ट तुम लोगों की देख लूंगा। मुझे तुम लोगों की रिपोर्ट में कंटेंट नजर नहीं आया भाई, मादरत। नंबर कटेंगे, मुझसे मत कहना। चलो भाई एहसान बताओ, स्टैटिक टेस्टिंग में सर ब्लैक थोड़ा सर असर गई, और कौन सी टेस्टिंग आ गई? हेलो। जी जी, जी सुन जी रहा सर, हूँ। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला हमने, बस ये सब। ये स्टैटिक जी सर, टेस्टिंग ये आती दो है। आती हैं इसमें स्टैटिक में। और डायनामिक में कौन सी आती है? जी सर। सर डायनामिक में यूनिट टेस्टिंग हो गई, वह, और बाकी सिस्टम टेस्टिंग हो गई। अच्छा, मैसम आया या नहीं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई सर। सर मैंने कॉल किया, वो सर चलो, मैसम नहीं शायद नहीं आया आ सर, रहा है सर, मैंने उनकी कॉल किया लाइट का तो वो आ इशू रहा है है, उसका शायद। नेट बंद हो गया तो वो डेटा से कनेक्ट हो रहा है। मुजम्मिल, जी जी सर बोले। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज कौन सा प्रोसेस होता है? जी सर, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। जी, फॉर्मल टेक्निकल, सर ये हमारे पास जो है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर जो है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम लोग जो है सॉफ्टवेयर की जो है जो लॉजिक्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सबको देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है इस तरीके से। वो करते हैं हमारे पास। इसके अंदर कितने प्रोसीजर बंदों होते हैं, की कुछ टीम फेसेस होती है? होते हैं हमारे पास, और ऑब्जेक्टिव भी होता है कि Involved होती है? जो डिफेक्ट होंगे उसको हम रिमूव करते हैं। हेलो कितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं इसमें? हेलो सर आए। मैंने आपसे अर्ज किया, सर कितने बंदे 5 बंदे। इन्वॉल्व? सही है। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, हो गई वैल्यूएशन। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। भाई नेक्स्ट कौन अवेलेबल है, जरा मेंशन कर दो। अच्छा, अभी भी वो लोग जो ऑनलाइन हैं, अगर वो लोग अभी अवेलेबल हैं तो दे दें, नहीं तो कल का भी ऑप्शन है, कल यूनिवर्सिटी में आके सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे के दरमियान आके दे सकते हो। ओके सर, आमना महाम एंड मैं दे रहे हैं अभी हम सब। कौन? हमजा, आमना और शरियार? हमजा, आमना और महम। नहीं, महाम का ग्रुप नहीं था इसमें, शरियार था आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बताया था। सर हम लीव करके जा सकते हैं ना? जी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, मुझे जरा अटेंडेंस लेने दे, रुकें जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ गया? वालेकुम सलाम। भाई रुक जा, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दे। हेलो। ठीक है, आमना स्टार्ट करो। कौन था भाई? स्टार्ट कर। पहले Okay, मुझे so टेबल assalamu में alaikum कंटेंट। everyone. My name is Amna. वालेकुम सलाम।
टेबल ऑफ कंटेंट पे जाइएगा, सबसे पहले मुझे वो दिखाएं। रुक जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर पे चले जाएं। एक मिनट ऊपर जाएं जरा, वर्जन कंट्रोल शीट पे जाएं। ये क्या है? वर्जन 1 2 3, व्हाट इज दिस? सर जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट अपडेट होती गई वैसे वैसे हम लोग वर्जन जो है और रीजन बढ़ाते कहाँ गए। लिखा है आपने? रीजन फॉर अपडेशन कहाँ लिखा है आपने? एक और भी तो कॉलम था इसमें। रीजन भी तो बताओ, आपने डॉक्यूमेंट अपडेट किया है। वो रीजन तो सर यही था बेसिकली कि पहले, सर रीजन बेसिकली ये था कि पहले कुछ थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसको अपडेट करके दूसरा और काम एडिशन करे उसमें, और फिर लास्टली फिर हमने जो एडिशन करे उसकी बेसिस पे अपडेट हो जाएगी। तो आप डॉक्यूमेंट तो करती हैं ना, डॉक्यूमेंट आप कर रही हैं तो आपने मेंशन तो करना चाहिए था ना। इसके टेम्पलेट में एक कॉलम था रीजन फॉर चेंज का, मैं याद कर रहा हूँ आपसे। वो तो आप वर्बली बता देंगी, वो मसला नहीं है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट दे रही होती हैं तो उसमें सारी चीजें होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम यही वाला सारा जी काम कर रहे होते हैं। चले प्रोजेक्ट चार्टर पे हैं। अच्छा। हम ना ओके जी, सो बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके सारे गोल्स, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, माइलस्टोन्स, और उसमें उसका बिजनेस केस और उसके रोल्स जो उसमें रोल्स मेंशन करता है। तो बेसिकली इसमें ये सब मेंशन है। प्रोजेक्ट गोल बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चैरिटेबल है। चैरिटेबल एक ऑनलाइन डोनेशन एप्लीकेशन है जिसमें हम डोनर्स और एनजीओ को एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट कर रहे हैं बेसिकली, कि जहाँ पे डोनर अपनी मर्जी से या एनजीओ के केस के अकॉर्डिंगली वो अपने कोई भी आइटम डोनेट कर सकता है, और एनजीओ अपनी तरफ से केसेस पोस्ट भी कर सकता है और डोनेशन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन कौन ठीक है है, भाई आगे आप लोगों के? स्टेक होल्डर्स में हम टीम है और एनजीओ और डोनर्स हैं। एनजीओ और डोनर्स बेसिकली कोई भी हो सकता है, और एनजीओ बेसिकली वो होगा जो रजिस्टर करेगा हमारे पास से सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। और बाकी हम प्रोजेक्ट ओनर हम खुद ही हैं, क्योंकि हम बीच में एज अ इंटरमीडिएट रहेंगे। हम यूनाइट कर रहे हैं बेसिकली, ये प्लेटफॉर्म हम ओन करेंगे और एनजीओ हमसे इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकता है खाली। तो स्टेक होल्डर्स में हम आ गए, जो प्रोजेक्ट ओनर है, प्रोडक्ट ओनर, और इसके यूजर्स जो हैं वो डोनर और एनजीओ होंगे। सही है। टास्क दिखाएं इसके, एक्टिविटीज कहाँ है? एक्टिविटीज पे आ गए, माइलस्टोन माइलस्टोन। एक्टिविटी के टेबल। ये तो फेजेस आपने लिख दिए डायरेक्ट। माइलस्टोन बेसिकली ये तो डायरेक्ट आप लोगों ने फेजेस लिख दिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, इस पे डेवलपमेंट। आगे भी था, फेजेस की इन फेजेस को जो हम लोग ने ब्रेक डाउन किया हुआ था वो हमारे प्रोजेक्ट प्लान के अंदर है। भाई माइलस्टोन क्या होता है? उसमें एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। तो आप एक्टिविटीज को डिफाइन करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको आप एक माइलस्टोन कह रहे हैं। एक्टिविटी चार्ट बनाया है। वो एक्टिविटी चार्ट के अंदर से हमने डिफाइन किया हुआ है। आगे भी तो करना है कि आप कब कह रहे हो, क्या क्या आपके माइलस्टोन है एग्जैक्टली कौन सा गोल ऐसा है जिसको अचीव करने पर आप उसको माइलस्टोन कह रहे हो?
जैसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज में हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट पूरा तैयार कर एसआरएस लिया कहाँ अपना, है? दैट इज एसआरएस इटसेल्फ एक माइलस्टोन है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट एक गोल है, एक डॉक्यूमेंट है। जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो एक एक्टिविटी है, एक फेज है पूरा, इट इज नॉट अ माइलस्टोन। ये एक फेज है, प्रोसेस है जो के सिस्टमेटिक है। एसआरएस बनाने एक डिलीवरेबल है नेक्स्ट फेज का, तो आप डिलीवरेबल को आप कह सकते हैं एक माइलस्टोन है। तो उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे किक ऑफ मीटिंग होती है, कस्टमर से मीटिंग करना होता है, रिव्यूज होते हैं, उसके बाद फिर जाके वर्जन बनता है, पहला वर्जन, इस तरीके से होता है हिसाब किताब। चलें वो आगे आपके एक्टिविटी टेबल में देखते हैं। डिलीवरेबल्स दिखाएं, आपके डिलीवरेबल्स क्या थे? ऊपर ऊपर प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट प्लान, डिजाइन, यूजर इंटरफेस, बैकएंड डेवलपमेंट्स, setup of test system, setup of live system, data migration, user training। ठीक है, आ जाए नीचे। assumptions, constraint, dependencies। ये कंस्ट्रेंट में आप लोगों ने कॉस्ट, टाइम, स्कोप, रिसोर्स, रिस्क क्या लिखे हैं? क्या मतलब है इनका? सर कंस्ट्रेंट्स जो है बेसिकली हमारे पास, चलो तुम बता दो। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली हमारे पास वो होते हैं जो प्रोजेक्ट में बेसिकली जो भी रुकावटें, लिमिटेशंस आ रही होती हैं। तो हमारे पास कॉस्ट का एक ऐसा फैक्टर है जो हमने बजट डिफाइन करा होता है, हमें उसके अंदर रह के ही हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। टाइम भी ऐसे कि जो भी हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूल डिफाइन करा है उसके अंदर रहते हुए हमें अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है क्लाइंट को। सो इस हिसाब से कॉन्स्टेंट्स हमने डिफाइन करा। assumptions क्या हैं? the project will not change once the stakeholder sign off on the scope statement। अच्छा, assumptions आपने बेसिकली वही होती जो हैं जो पहला हम पहले पॉइंट, प्रोजेक्ट करने से जी जी, स्टेक होल्डर साइन ऑफ ऑन बेसिकली द हम पहले से स्टेटमेंट। ये इसका मतलब ये है कि एक दफा जब स्टेक होल्डर साइन हो गया तो स्टेक होल्डर आगे जाके कुछ चेंजेस नहीं करवा सकता। नहीं सर, एक दफा स्कोप ये जो हम हमने अज्यूम जो करते हैं सर, स्कोप ये के हम ऊपर उसने साइन ऑफ कर दिया, उसको स्कोप समझ में आ गया हमारा, देन जो है स्कोप उसका चेंज नहीं हो सकता। वो अपने रिक्वायरमेंट्स जो है स्कोप के ऊपर कम से कम चेंज नहीं करवा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी हम अज्यूम कर रहे होते हैं जो प्रोजेक्ट जी जी, ठीक ठीक। वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या दिया है आप लोगों ने? प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर। देन सर इसके बाद हमारे पास फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट हमें वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो फीचर्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर होंगे, बेसिकली वो हमारे पास फीचर्स है जो बेसिकली डायरेक्टली डेवलपर के पास जा रहे होते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेवलपमेंट करे। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास यूजेबिलिटी आ जाती है प्रोडक्ट की, उसकी एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, अवेलेबिलिटी आ जाती है, कितना रिलायबल है सॉफ्टवेयर हमारा, ये सारी इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। देन सर हमारे पास यूज केस है हमारे सिस्टम का, ये डोनर साइड का यूज केस है। डोनर जो है हमारे पास लॉग इन कर सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट जो वो कर सकता है वो मजीद एक्सटेंड हो रहा है, वो अपनी चॉइस से भी डोनेट कर सकता है, एनजीओ की नीड के मुताबिक भी डोनेट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एनजीओ को किसी चीज की नीड है, उन्होंने अपना केस पोस्ट किया हुआ है, तो वो हमारे सिस्टम पे आके उनकी नीड के मुताबिक भी डोनेट कर सकता है। देन वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा और जो है उसका ऑर्डर जो है एनजीओ तक हमारे थ्रू जो है पहुंचा दिया जाएगा। और सक्सेस स्टोरी बेसिकली हमारे पास किसी भी केस को सक्सेस तक ले जाने के लिए हमारे पास एक तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से डोनर को मोटिवेशन मिलेगी मजीद डोनेशन करने की, कि उसकी डोनेशन जो है एक सही लोगों तक पहुंच रही है। सही। देन हमारे पास जो है एनजीओ का यूज केस आ जाता है। एनजीओ के यूज केस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से वो लॉग इन कर सकता है, अपना जो रिक्वायर्ड आइटम्स है उनको एडिट कर सकता है और
अपने जो अवेलेबल बाय चॉइस डोनेशंस हैं उनको चेक कर सकता है। देन वो अपने आइटम्स को एक्सेप्ट कर सकता है, नोटिफिकेशन डोनर तक जाएगा और जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जो होंगी वो उनको एडिट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। देन लास्ट हमारे पास एडमिन आ जाता है। एडमिन जो है बेसिकली हमारे पास हमारा सिस्टम के ऊपर जो एडमिन होगा जो कि हमारा ही कोई एम्प्लॉय होगा, तो वो जो है अपने सिस्टम को जस्ट फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं स्पैम डोनेशन से बचाने के लिए और सिस्टम को साफ रखने के लिए, तो उसके अंदर जो है जो भी रिक्वेस्ट एनजीओ की साइड से आएगी या फिर जो डोनर की साइड से आएगी या तो जो सक्सेस स्टोरीज पोस्ट हो रही होंगी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना उनको एडमिन के हाथ में है और देन उसके पास फीडबैक जा सकता है सिस्टम का और वो सिस्टम की स्टेट्स भी जो है वो देख सकता है। देन हमारे पास सर ये हमारी कुछ मॉडल क्लासेस है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की थी वो हमने डाली है यहाँ पे। और महम मॉडल अवेलेबल है? महम जी इधर ही। महम मॉडल क्लासेस क्या होती हैं? तो मॉडल क्लासेस, महम बताएंगी भाई। हाँ मैं बता रही हूँ। जो हम जिसको हमने जो डोमेन हमने जो सेट किया हुआ था उसका स्पेसिफिक डाटा जो होता है वो एक एप्लीकेशन में एमवीसी के थ्रू शो करवा रहा होता है। मैं MVC बेसिकली के perspective जिसको हम कहते हैं ना एक गेस्ट सेट, जिसको हमने गेस्ट सेट इसमें लॉजिक यूज करते MVC हैं के हम। पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा कि मॉडल का बेसिकली गेस्ट सेट होता है वहाँ पे। मॉडल क्लास में वो कर रहे हैं जो गेट है उसको हम गेट सेट सेट करते क्या होता है? हैं फंक्शन। अच्छा, चलो आगे आओ। मतलब डाटा को गेट करना और उसको सेट करना, तो अच्छा, फंक्शन होता है। ओके ओके, आगे आओ आगे। मॉडल क्लासेस के बाद जी सर मैं आ रहा हूँ। मॉडल क्लासेस के बाद सर हमारे पास आ जाती है हमारे पास हमारी क्लास डायग्राम जो कि नीचे मैं आ रहा हूँ। ये रही हमारी क्लास डायग्राम आ जाती है हमारी तमाम मॉडल क्लासेस की और किस तरीके से या आपस में जो है रिलेशंस हैं उनके यार एक कॉर्डिनलिटी बात जो कराती बताओ है वो मुझे, हम एक मिनट एक मिनट, हमसे तुमसे ही सवाल है। ये जो तुमने जो क्लास डायग्राम बनाई है, क्लास डायग्राम ही कह रहे हो ना तुम, या कोई और नाम है इसका? जी जी नहीं क्लास डायग्राम है सर। क्लास डायग्राम है ना। अब क्लास डायग्राम के अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, यस सर अगर मैं आपको ये तो दिखाऊं तो ये उनमें हमारे कैसे पता रिलेशन चलेगा कि कौन सा कॉम्पोजिशन है, कौन सा एग्रीगेशन है, कौन सा इनहेरिटेंस है? ओके सर मतलब आप उन रिलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं ना बेसिकली हाँ, किसी भी रिलेशंस क्या क्लासेस होते के हैं। दरमियान सिर्फ ये बता दो कि एग्रीगेशन कहाँ है, कंपोजिशन कहाँ है और इनहेरिटेंस कहाँ है। ओके सर जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारे पास यहाँ पर जो है अगर मैं दिखाऊं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई है। तुम वैसी जर्नल को एग्जाम्पल दे दो, वाइवा का क्वेश्चन है। एग्रीगेशन क्या जस्ट होता है, कंपोजिशन क्या होता है, इन दो रिलेशनशिप में जरा डिफरेंस कर दो। ठीक है सर सबसे पहले रिलेशन जो इनहेरिटेंस जो हम लोग बता रहे होते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर की हमारे पास एक मेन क्लास बनी हुई है। देन हमारे पास हमारे सिस्टम के ऊपर 3 यूजर्स आ रहे हैं। एक हमारे पास एडमिन आ गया, एक डोनर आ गया, एक एनजीओ आ गया। तो उधर से एक यूजर की क्लास से जो है वो तीनों क्लासेस जो है इनहेरिट हो रही हैं। ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाती है क्या कहते हैं इनहेरिटेंस। कंपोजिशन ये होती है कंपोजिशन हमारे पास जो सब क्लासेस होती हैं उनसे मिलके हमारे पास एक जो है क्लास बन रही हो, सॉरी 2 चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं हमारे पास उससे मिलके जो है हमारे पास अगर एक और सब क्लास बनती है जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही होती है अगर किसी क्लास के अंदर, देन जो है वो एक कंपोजिट क्लास कहलाती है हमारे पास कि ये 2 क्लासेस से मिलके जो है बनी है। वो सी शार्प के अंदर हमारे पास नहीं होती है, उसको हम लोग मेक श्योर करने के लिए इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कंपोजिशन जो भाई है बेसिकली इस तरीके से होती है। ये तो उसके बाद तुम आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस बता रहे हो। जो ये तुमने बात कर दी ना कि सी शार्प में नहीं होती, उसके लिए इंटरफेसेस यूज होते हैं, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। मैं तो कंपोजिशन के बारे में पूछ रहा हूँ। कंपोजिशन जो होती है कंपोजिशन मैंने आपको जिस तरीके से बताया कॉन्सेप्ट क्या कंपोजिशन है जो होती है वो जनरली, यही कॉन्सेप्ट बता देना।
सर बेसिकली जो है कंपोजिशन जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की जो है एग्रीगेशन ही हो रही होती है, जो कि ओनरशिप जो है वो डिफाइन कर रही होती है दो क्लासेस के वेरी दरमियान। गुड। एक क्लास जो है मतलब मिसाल के तौर पे एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास का जो है पार्ट है वो डिफाइन कर रही होती है एग्रीगेशन जो होती है हमारे पास, चलो वो आगे आओ, नीचे कंपोजिशन आओ। जो होती है सॉरी हमारे पास। और क्या है? रेस शीट पे आओ जरा, एक्टिविटी टेबल पे आओ जो तुम लोगों ने गैन चार्ट बनाया होगा। गैंट सर ये हमारे पास चार्ट एक्टिविटी ओहो, एक मिनट रुको, सर इसकी नेटवर्क डायग्राम है एक मिनट रुको जरा। ये जो एक्टिविटी नंबर सी है, इसके प्रेसिडेंसर में तुम लोगों ने लिखा हुआ है 2। व्हाट इज 2? नंबर 2। कहाँ, मुझे कैसे पता चल रहा है कि एक्टिविटी नंबर 2 कौन सी है? आपने कहीं नंबर की नहीं दी, आपने तो ABCD दिया हुआ है। सर ये जो बी है सर एबीसी है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने क्या बात है, एक्टिविटीज को कंफ्यूजन क्यों डिफाइन होगी? इसमें कर दिया है कि एबीसी। देखो हमेशा याद रखो, सर क्योंकि जो प्रोसीजर नंबरिंग भी आपकी लाइक नाम एक्टिविटीज में आ की रहे होती है, उसी सीक्वेंस से आपकी प्रेसिडेंस में भी वही आती है। जाहिर सी बात है, एक्टिविटी ए जो है अगर बी पर डिपेंड है या बी ए पर डिपेंड है, तो मैं प्रेसिडेंस में ए या बी में से लिखूंगा ना कुछ। 1 2 3 थोड़ी लिखूंगा, 1 2 3 से मुझे क्या पता चल रहा है? अब ये जो एक्टिविटी एच है, इसका प्रेसिडेंस 4 और 6 है। व्हाट डज इट मीन 4 और 6? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या हर दफा गिनती करूंगा? सर ये तो नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो हमारी ये गलती है इसमें कि हमने जो है ना इसकी सीरीज चेंज कर दी, ABCD कर दिए, पहले नंबरिंग हुई थी, नंबरिंग के हिसाब से थे वो प्रीडिसेसर्स मेंशन हुए हुए थे। तो जब डायग्राम बना रहे थे तो नंबर से थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, तो उसको वापस से ABCD कर दिया था और प्रीडिसेसर्स चेंज करना भूल गए थे। ये हुई है ना? कंफ्यूजन हुई है बस। सो सर अच्छा, जी जी बिल्कुल हुई है। कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जरा दिखाओ। टोटल सर 21। 21। ठीक है, इसका गैन चार्ट क्या है? सर गैंट चार्ट गैंट चार्ट तो नहीं था, टेबल ऑफ कंटेंट में नेटवर्क डायग्राम थे खाली। अरे तुम लोगों को बताया तो था कि इसमें गैन चार्ट भी ऐड करो, लिखवाया हुआ नहीं टेबल ऑफ आप कंटेंट नहीं में। बता गैंट चार्ट जो था हमारे पास वो MS प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली साइड में बना देता है ना, तो वहां से हम लोगों ने देख देख के कर लिया था। यहाँ पे हमने नहीं डाला था क्योंकि उधर बात हो डेवलपमेंट। गई। गैन चार्ट में कैसे पता चलेगा तुम लोगों ने कितने वीक में कौन सी एक्टिविटीज की, क्या टाइम ड्यूरेशन है? दिखाओ नेटवर्क सर डायग्राम ड्यूरेशन दिखाओ। हम बता रहे हैं। एक मिनट, कौन कह रहा था अभी ड्यूरेशन हम बता रहे हैं? महाम आप कह रही थी? PDM में बनाया है ये रचना। PDM दिखा दो हमको। PDF के अंदर डिफाइन किया था। तो वो टेबल को देखते हुए PDM बनती है ना, तो टेबल में तो कहीं भी ड्यूरेशन नजर नहीं आती मुझे। सर है ड्यूरेशन, ऐप टेबल में दिखाओ दिखाओ। लास्ट वाला जो हमारे पास ये ये नहीं ड्यूरेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है, शायद मैंने देखा। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये फाइल LMS पे जमा करवाई हुई है ना? जी सर। जी कराएगी। शीट है सर। अबे यार ये हाँ अब सही है। बस सिर्फ एक मुझे जरा कॉस्ट को रीड करने दो, मैं सब तो खैर नहीं कर सकता। ये जो 280 सिस्टम अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अच्छा हार्डवेयर कॉस्ट है 250, सॉरी 800 हम लोग ने ये रखी थी, और 2500। द कॉस्ट ऑफ सर्वर डाउन टाइम कैन इंक्लूड डेज विदाउट class access to launch the critical business. It can lead the